Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। 20 सूत्री अध्यक्ष ने एफसीआई गोदाम का किया निरीक्षण। चीनी का स्टॉक पाए जाने पर गोदाम प्रबंधन की लगाई क्लास। गड़बड़ी की जताई आशंका, गावा एफसीआई का मामला। नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 47 लोगों ने अपनी कीमती लहू का किया दान। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा अभिभावक संघ। स्थानांतरण किए गए शिक्षकों की जगह विद्यालय में अब तक शिक्षकों की पुनर्स्थापना नहीं किए जाने का विरोध। डुमरी अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने किया जा रहा है प्रदर्शन। आईना संस्था ने कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए हैवानियत का जताया विरोध। नाटक मंचन कर बेटियों का बढ़ाया आत्मविश्वास। बेटियों को आत्मरक्षा का कौशल दिए जाने का दिया संदेश। चंपाई सोरेन के झामुमो से अलग होने और नई पार्टी गठन किए जाने की घोषणा के बाद पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन का बयान सामने आया है। गुरुवार को वो गिरिडीह दौरे पर थी। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन बींगाबाद के विस्तृत सड़क भी गयी और हवलदार चौहान हेमरम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें शांत बना दिया। इसके बाद वो गिरिडीह परिसदन पहुंची। यहाँ उन्होंने सदर विधायक सुदिव्य कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। इसके अलावा कई लोग यहां अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो उनकी भी बातों को कल्पना सोरेन ने सुना। वहीं इस दरमियान उन्होंने आपदा राहत, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को राहत का चेक भी दिया। साथ ही डीडीसी और उपनगर आयुक्त के साथ बैठक कर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बागी तेवर को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आई हूँ, मेरे पहले से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने मन की बात लिखी है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। कहा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिपाही हूँ। चंपाई सोरेन को जो भी बात कहनी थी उसे पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष कहते तो अच्छा रहता। कल्पना से जब पूछा गया कि चंपाई के जाने से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मैं अभी नहीं आई हूँ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नई आई हूँ और मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही अपनी अलग है और अभी जो बातें सुनने में आई हैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को कभी पता चला है तो क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है और उनके मन की बातें उन्होंने लिखी है, इस पर मैं कोई बातें कहना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही वो भी रहे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के अगर बात करने की बात होती तो मुझे लगता है कि उनको हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, इनके समक्ष में अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। मैडम, उनके जाने से कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे खुद आए हुए नहीं हूँ मैं, और बाकी जितने व्यक्ति हैं सब सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं और पुराने जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है तब से है, तो मुझे लगता है मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैडम, गाजीपुर विकास के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अभी देखिए, यही सब कार्य तो अब आपको रास्ते में अब आने वाले समय में दिखने ही वाला है, आप देख लीजिए।
गांवा प्रखंड अंतर्गत एफसीआई गोदाम का निरीक्षण गुरुवार को 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोदाम में भारी मात्रा में चीनी का स्टॉक पाए जाने पर गोदाम प्रबंधक की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि गरीबों में बांटे जाने वाला चीनी का बड़ा स्टॉक गोदाम में पाया जाना किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों के चीनी को काला बाजारी में बेचने के लिए इसे स्टॉक कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि लगभग 1 वर्षों से चीनी का वितरण नहीं हुआ है और यह सारा चीनी बाजारों में बेचने की तैयारी हो रही है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही और इसका निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है और वह ऐसा नहीं होने देंगे। 2022 का चीनी है, ठीक है। एजीएम साहब बता रहे हैं कि छोट डीलर का बाकी है। अगर ये चीनी अगर कहीं जाता डीलर के यहाँ तो डीलर जनता इसमें लाभ होता है कि नहीं? और जनता हल्ला करता है कि सरकार नहीं देता, हर गोदाम में यहाँ चीनी खराब हो रहा है, सड़ रहा है। तो ये बर्दाश्त का चीज है ये सब। और 2022 का चीनी है, इनका देख रेख में रहता है। हमें लगता है यहाँ पर पैसा जमा हो रहा है, कुछ लोग जमा कर दिया, आपका गाँव का जमा कर दिया है। करवाना पूरा गंदगी भरा हुआ गोदाम में। पानी चुका था उधर से नहीं कर पाए, पानी इधर देख लीजिए, इधर कम से कम एक आदमी झाड़ू पर रख लेते जो कर सके। पानी पड़ा था ना, सब बोला बोले कर देंगे हमारे पानी जो है ना, जब पानी चुका तो दिखाया था उस दिन ना, साल भर में एक बार कराते हैं। जैसे एजीएम साहब अभी दे रहे हैं, अभी मात्र 25 डीलर को गया है। कुल डीलर कितना यहाँ 100 है, 103 है और आज 22 तारीख हो गया है। तो आप अगर समय पर डीलर को नहीं देंगे तो डीलर कैसे बांटेगा? आइए लेकर के, चाहे जैसे इससे भी कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले यहाँ देखें, साथ में एजीएम भी खड़े हैं, इन्होंने खुद भी स्वीकार किए कि चीनी सचमुच में खराब पड़ा है। अगर गोदाम में चीनी सड़ रहा है, चीनी गल रहा है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि यहाँ के पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक से संचालन एफसीआई गोदाम का नहीं कर रहे हैं। चाहे वो डीएसडी हैं, चाहे वो एजीएम हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं। अगर गंभीरता पूर्वक वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये चीनी जो खराब हो रहा है ये जनता का चीनी है और ये सरकार जनता के लिए भेजते हैं कि गोदाम में सड़ने के लिए। गोदाम में चीनी खराब होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार का छवि से धूमिल होता है। और ये शिकायत मुझे ग्रामीणों ने किया कि अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे समय से गांव में चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि बगल के प्रखंड में वितरण किया गया है, फिर गांव में किस कारण से नहीं? मुझे शक संदेह हुआ, मैं अभी जाकर निरीक्षण किया तो हकीकत में देखें कि चीनी खराब पड़ा है। एजीएम भी बोले कि 6 डीलर नहीं ले गए हैं 1 साल से प्लस से, तो नहीं ले गए हैं तो आखिर में जो पदाधिकारी है वो कार्रवाई क्यों नहीं किया? उनको तो कार्रवाई करना चाहिए कि चीनी खराब करना चाहिए। चीनी भी खराब पड़ा हुआ है। और दूसरा बात है कि अगस्त लास्ट होने वाला है और अभी तक 25 डीलर को राशन मिला है, तो 75 प्लस डीलर को राशन कब मिलेगा? ये भी एक जांच का विषय है। फिर डीलर कब बांटेंगे? जब उनको एंड महीना में दिया जाएगा तो क्या वो 2 महीना के बाद वितरण करेंगे? ये निश्चित तौर पर है कि संतोषजनक यहाँ कार्य एफसीआई गोदाम में नहीं किया जा रहा है। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वरीय पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि इसकी जांच करके जो भी पदाधिकारी दोषी है, चाहे वो डीएसडी है, उस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हमारा पत्र अब सरकार तक जाएगा। गिरिडीह शहर के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 47 लोगों ने अपनी कीमती लहू का दान किया।
शिविर में महिलाओं व युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान करते हुए सभी से रक्तदान करने की अपील की। इस बाबत नवजीवन के नर्सिंग होम के निदेशक स्वाति बगड़िया ने कहा कि नर्सिंग होम में हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इस वर्ष शिविर में 47 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में सतविंदर सिंह सलूजा, अभिषेक बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, सिद्धार्थ जैन, गुरविंदर सिंह, शीतल कौरिसरिया, गीता सलूजा, सत्यदीप सिंह, समीर कुमार सरावगी, नम्रता सरावगी, राखी कोहली, अनित खंडेलवाल, जितेंद्र जैन, वैभव साहबादी, देव मिश्रा, अंशिका जैन, मोहम्मद अख्तर, विश्वजीत विश्वकर्मा, उज्जवल कुमार ठाकुर, अविनाश यादव, सालू जैन, प्रीतेश कुमार, रितेश सर्वे समेत कई अन्य लोग शामिल थे। वहीं शिविर के सफल संचालन में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह सलूजा, संत कुमार, सुधीर कुमार, रंजीत कुमार, आनंद कुमार आदि ने अहम भूमिका निभाई। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल की तरफ से ये हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप का शिविर लगाते हैं। इस बार हम लोग नवजीवन के साथ मिलके नवजीवन नर्सिंग होम में ये शिविर लगाए। हमारा दायित्व तो यही है कि समाज के प्रति हम लोग को, अगर समाज से हम कुछ ले रहे हैं तो समाज को कुछ देना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से ब्लड डोनेशन कैंप से अच्छा कोई हम समाज को इससे अच्छा कोई चीज़ दे नहीं सकते। तो ये हमारे तरफ से ये भेंट भी है और लोगों की जान बचाने के लिए ये एक हम लोग का मुहिम है। अभी तक कितने लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? आज हम लोग 35 ऑलरेडी दे चुके हैं और ऐसे लगभग हम लोग हर जो 3 महीने में करते हैं तो 35 to 50 का रेंज में हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे क्लब के मेंबर भी करते हैं, हमारे क्लब फैक्ट्री से और ऑफिस के हमारे को वर्कर या स्टाफ जो भी आते हैं वो लोग भी आके करते हैं ब्लड डोनेट। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के 53 विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरा जिला कर दिए जाने एवं इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यालयों में पठन पाठन बिल्कुल ठप हो चुका है। विद्यालय में पढ़ाई बाधित होने के विरोध में झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ के बैनर तले 292 गांव अभिभावक 3 सूत्री मांग को लेकर डुमरी अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। धरना की अगुवाई झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो कर रहे हैं। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण 53 विद्यालय के 53 शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे जिले में कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 53 शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, जिसके कारण उन विद्यालयों में पठन पाठन बिल्कुल बाधित हो चुका है, जिसका खामियाजा उन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं इन विद्यालय के अभिभावक भी इस विषय पर चिंतित हैं, परंतु सरकार अथवा शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक इस विषय पर उदासीनता ही दिखाई दे, जिसके कारण अभिभावकों के साथ धरना में हम लोगों को बैठना पड़ा। कहा कि हम अभिभावक संघ के माध्यम से शिक्षा विभाग से 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। बताया कि अगर विभाग और सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो डुमरी प्रखंड के 292 विद्यालय के छात्रों के माता पिता अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। विद्यालय है, जहाँ मध्य विद्यालय है, कुछ भी स्कूल है, आखिर गरीब का बच्चा तो स्कूल जाते हैं शिक्षा अगर घर नहीं पा रहा है क्योंकि टीचर न होने के कारण से अपना घर चल जाए। लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, आज हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने के पीछे मेरा कारण है कि हमारे सरकारी विद्यालय में सरकार की एक गलत नीति से डुमरी प्रखंड में 53 विद्यालय को 53 शिक्षकों को यहाँ से दूसरे जिला स्थानांतरण कर दिया गया है। उसके बदले में अभी तक हमको शिक्षक नहीं मिला है और इसी का मांग करके हम यही कहना चाहते हैं विभाग से कि जो आप हमारे डुमरी प्रखंड से 53 शिक्षक को ले गए हैं वो 53 शिक्षक हमको दे दीजिए। और दूसरी मांग हमारा दूसरा है कि आज हमारे 53 ऐसे विद्यालय हैं डुमरी प्रखंड में जो विद्यालय एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल रन कर रहा है, पूरा स्कूल संचालित कर रहा है और वही शिक्षक खिचड़ी बना रहा है, वही शिक्षक जो है पढ़ा रहा है और वही शिक्षक विभाग का भी काम कर रहा है। इससे मेरा बच्चों का पूरा विभाग का पढ़ाई पूरा बाधित हो चुका है बच्चों को।
इससे मेरा मांग है कि जब भी लम उन जगहों पे शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई हो जाए, संचालित हो जाए। और तीसरा जो हमारी मांग है, डुमरी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, किसी विद्यालय पे विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था हमारे प्रखंड में नहीं है, जिससे हमारे बच्चे अभी स्कूल जो जा रहे हैं कोई भी विषय पर पढ़ के नहीं आते हैं। तो हम चाहेंगे शिक्षा विभाग से कि ये हमारी 3 मांग है, ये 3 मांग को आप अभिलंब हमारा तीनों मांग को पूरा कर दें। और जब तक आप हमारे तीनों मांग को पूरा नहीं करेंगे, हमारी धरना अनिश्चितकालीन है। जिस दिन देंगे हम उसी दिन जाएंगे, जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम आज हिलेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारा दूसरा दिन है। क्योंकि हमारा यहाँ पे धरना स्थल पे हमने रोस्टर बनाए हैं, प्रत्येक दिन अलग अलग विद्यालय से आना है। आज हमारा जो रोस्टर था वो सिर्फ से सिर्फ लुसियो विद्यालय के अभिभावक आए हैं, और कल का जो रूटीन होगा प्रत्येक दिन अलग अलग दिनों का होगा। डुमरी प्रखंड में 292 दिन है, 292 विद्यालय, 292 विद्यालय के अभिभावक इस धरना स्थल पर पहुंचेंगे अगर अभिलंब शिक्षा विभाग हमारी बातों को नहीं मानती है। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के सभी प्रखंड अध्यक्ष और कोर कमेटी सदस्यों की बैठक गुरुवार को सवेरा सिनेमा हॉल में हुआ। बैठक की अध्यक्षता टेकलाल पंडित ने किया। बैठक में एसोसिएशन का 5वां जिला सम्मेलन को लेकर शोभा यात्रा निकालने, प्रदर्शनी लगाने, ब्लड डोनेशन करने, कंबल वितरण, आर्थिक सहायता करने वाले लोगों को सम्मानित करने और उसकी तैयारी को लेकर विभाग बांटने जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया। सभी ने एक स्वर में सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया। समापन भाषण में देवरी अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी ने कहा, बैठक को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को तन मन धन से सहयोग करना है। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, रवि राम, संयोजक अजय सिवानी, सचिव जगदीश दास, उपाध्यक्ष इरफान अंसारी, संजय सिंह, नगर अध्यक्ष संजय ठाकुर, छोटन राम, चेतन दास, छोटन राम, अनिल कुमार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित हैं। पूरा आई कार्ड में भी लिखा होना चाहिए, जिस तरह लिखा है GDSA गिरिडीह जिला डेकोरेशन एसोसिएशन, उस तरह उसमें पूरा लोगो होना चाहिए, उसमें आपका साइन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ तक कि पार्टी का डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ है, चिट फंड तो नहीं है, आई कार्ड में एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी जो प्रमाण पत्र हम लोग दे रहे हैं, ये जो आई कार्ड दे रहे हैं एंट्री वाला, एकदम सेम वही साइज का देते हैं, तो काम हमको लगता है कि हो जाता है। इसके लिए सभी कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष और सचिव को सक्रिय भूमिका निभाना होगा, तभी ये सफल हो पाएगा। जिला के भरोसे छोड़िएगा, बहुत सारा फिर मिस्टेक इसमें होगा। आज हम लोग जिला डेकोरेशन के, जिला साउंड के सभी हजरात यहाँ मौजूद हैं। इस विषय पर के हम लोग का जो सम्मेलन होने वाला है 1 सितंबर 2024, उसमें हम लोग अपने सारे साउंड के साथियों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है किस तरीके से और कैसे नियम के अनुसार हम अपना साउंड चलाएं, ताकि हम लोग भविष्य में कहीं धोखा न खाएं। दुर्भाग्य कहीं हो जाता है कि सड़क हादसे में लोग थोड़ा सा अनियमित होकर के चलते हैं, उसके विषय में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, और हम लोग को अपना संगठन कैसे लेके चलना है उसके विषय में सारी बातें होगी। लोग जो है सो अपना रोजी रोटी कैसे हम लोग आगे बढ़ावें, ये एक संदेश सरकार को हम लोग देने का काम करेंगे, जो सरकार हम लोग को भी कुछ इसमें प्रावधान निकाल ले, जिससे हमारा बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हमारा जो रोजगार है, इसमें कुछ हम लोग को सहयोग मिले, यही कहेंगे। 1 सितंबर को जिला सम्मेलन हो रहा है, उसी विषय को लेकर आज कोर कमेटी टीम का बैठक गिरिडीह शहर के सवेरा सिनेमा हॉल में हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष करके चर्चा किया जा रहा है कि कैसे कार्यक्रम को सफल करना है।
हर बिंदु पर विधिवत तैयारी का समीक्षा किया जा रहा है। जितने प्रखंड के हमारे अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी की टीम है, सब आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि कैसे हमको किस व्यवस्था को संभालना है। और इस कार्यक्रम में हम लोगों का ये 5 साल के बाद हो रहा है, तो काफ़ी भव्य हम लोग इस बार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे जो अहम इसमें हम लोगों का रहेगा, और इस बार हम लोग का डेमो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया जा रहा है कमेटी के द्वारा। और शोभा यात्रा जो रहेगा, हम लोग को सबसे खास इस बार हम लोगों का तैयारी शोभा यात्रा को लेकर है। उसी विषय में आज हम लोग यहाँ पे तमाम पदाधिकारी के साथ में बैठक कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब होगा और कहाँ होगा? 1 सितंबर को गिरिडीह जिले के सवेरा सिनेमा हॉल में होगा, जिसमें कई जिलों के और 2-3 राज्यों के भी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित होंगे। आदरणीय हमारे गिरिडीह के विधायक भी उपस्थित होंगे, गांडे के विधायक भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। गिरिडीह जिला में कार्यरत झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को परिसदन भवन में कृषि एवं पशुपालन मंत्री के नाम गांडे विधायक कल्पना सोरेन को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि पशुपालन विभाग में कार्यरत लगभग 1600 एआई कर्मचारी के बल पर झारखंड में पशु चिकित्सा का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों के काम मुख्य मांगों को अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। कहा कि मांग पूरा नहीं होने के विरोध में 23 अगस्त को राज्य के सभी डीसी ऑफिस, 30 अगस्त को सभी प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर आफ्ताब आलम, अजय वर्मा, विकास वर्मा, मेघलाल मंडल, अजय कुमार दास, निरंजन कुमार, अनुज वर्मा, गोपाल वर्मा, विमलकांत मौर्य, दीपक कुमार, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मुकेश यादव, आशीष रंजन आदि मौजूद थे। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 मांगों को लेकर हम सभी लोग आंदोलनरत हैं। हमारी मांग पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मानदेय निर्धारित हो। दूसरा, पशुपालन विभाग में कार्यरत सभी एआई कर्मी का वरीयता और योग्यता के आधार पर नियमावली तैयार हो। तो तीसरा मांग है बकाया राशि जितना भी 2019 से जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो। और चौथा मांग ये है कि जो मानदेय 1500 का मानदेय का जो देने की जो बात हुई है, वह भुगतान जो व्यवस्था है वह सरल हो, प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है वो सरल हो। इन्हीं 4 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोगों ने आज गांडे विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी को एक मांग पत्र जो है वो समर्पित हम लोगों ने किया है। और श्रीमती ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आप लोगों की मांग को लेकर सरकार से वार्ता करेंगे, बात करेंगे और निराकरण करेंगे। हम लोग अपनी मांग को लेकर के वर्तमान 20 अगस्त से हम सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी मांग पर अगर विचार नहीं होती है तो ये हड़ताल लंबी चलेगी और हम सभी लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। हम आशा उम्मीद करते हैं कि सरकार गंभीरता से इस मामले को लेगी और हम लोगों का समाधान कोई न कोई रास्ता निकालेगी। इन्हीं बातों के साथ गिरिडीह नगर थाना इलाके क्षेत्र के कुलडीहा में गुरुवार की सुबह बच्चों को लेकर जा रही एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कुलडीहा स्थित पेट्रोल पंप से कुछ दूर पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। हालांकि हल्की चोट की वजह से बच्चों को उपचार कर उनके घर भेज दिया गया। घटना में केवल 5 वर्षीय राजवीर मंडल को गंभीर चोट आई है। हालांकि इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य है।
गाड़ी चालू ना पंखा चालू। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक के साथ हुए कुकर्म और हत्या की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस जघन्य घटना का गिरिडीह में भी लगातार विरोध हो रहा है। गुरुवार को घटना पर विरोध दर्ज करवाते हुए सांस्कृतिक संस्था आईना की ओर से शहर के टावर चौक पर एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्त्रियां कमजोर नहीं होती है, वह ठान ले तो दुर्गा का रूप ले सकती है। आज जरूरत है हमें अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के कौशल को सिखाते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने की। नुक्कड़ नाटक में मुख्य भूमिका में प्रगति वर्मा, आदित्य अमन, सृष्टि सिंह, तरुण राज सिंह, अंशु गोसाई, ऋषिराज चौधरी तथा आकाश लाल थे। जबकि नाटक मंचन की परिकल्पना संयुक्ता कुमारी का था, जिन्होंने सभी कलाकारों का मेकअप और क्राफ्ट किया। चलिए 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 आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। थोड़ा सा इधर अगस्त की रात में जो कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरता के साथ यौन उत्पीड़न की घटना एवं बेरहमी से उसकी हत्या कर देना,
इस घटना के विरोध में आज हमारा महाविद्यालय प्रशिक्षुगण के साथ एक प्रोटेस्ट रैली निकाला है। निश्चित रूप से ये आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। जिस तरह से क्रूरता के साथ बलात्कारियों ने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार करते हुए उसके गले को घोंटकर उसकी हत्या कर दी, आज उसके विरोध में पूरा देश आक्रोशित है। मैं कहना चाहूँगी कि क्या ये आक्रोश कुछ दिनों के लिए ही होता है? हम जनता हार के थक के चुप हो जाते हैं, लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि न्याय हो तो निश्चित रूप से न्याय होना चाहिए और यथाशीघ्र होना चाहिए। उसको समय के फेरे में लेकर के ख़त्म करने वाली जो एक साजिश सजी जाती है, उसके तहत किसी भी अन्याय को दबाया न जाए। आज हम 10 दिन पहले अगर हम याद करें तो हमने आज़ादी के जश्न का 1 साल आगे हो जाने के कारण हमने काफ़ी जश्न मनाया। लेकिन क्या मैं पूछना चाहूँगी कि क्या हमारा भारत सचमुच में स्वतंत्र है? क्या हमारे देश की बेटियां स्वतंत्र है, या स्वतंत्रता केवल हम झंडे फहराने के लिए और नारेबाजी के लिए करते हैं? हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि ऐसे माता पिता के आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमें न्याय दे, उस बेटी के माता पिता को न्याय दे जिसकी हत्या की गई, एक मेडिकल ट्रेनी, उसको न्याय दे एवं आने वाले समय में हमारे देश की समस्त बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे, न कि समय बिताकर किसी भी घटना को दबा दिया जाए, साक्ष्य को मिटा दिया जाए और किसी भी बात को पूरा न कर दिया जाए। आज इस विरोध के जरिए तमाम प्रशिक्षुगण ये शपथ लेते हैं कि ये अपने जीवन में कभी भी ऐसी घटना को अंजाम कोई देते भी रहेंगे तो उन्हें रोकेंगे, बल्कि गलत कदम बढ़ाने वाले को रोकेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे अगर वो न्याय नहीं देगी तो। We want justice! श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय गिरिडीह में गुरुवार को हिंदी विभाग और IQAC इकाई के संयुक्त तत्वाधान में छायावादी काव्य में प्रकृति और नारी विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने अपने स्वागत भाषण में छायावादी काव्य पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर बलभद्र सिंह मौजूद थे। इस दौरान प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह ने छायावाद की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि प्रकृति और नारी को अभेद करना असंभव है। साथ ही कहा कि प्रगतिशील नारी का अवतरण छायावादी काव्य का अभिन्न अंग है। इसके संदर्भ में उन्होंने कामायनी राम की शक्ति पूजा महादेवी वर्मा की रचनाओं में प्रगति और नारी की विवेचना की। वहीं डॉक्टर बलभद्र सिंह ने छायावादी कविताओं का पाठ करते हुए छायावादी काव्य में स्त्री और प्रगति का जो उल्लेख है उसका वर्णन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर कृष्णानंद शर्मा, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडो, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर इंदु कुमारी, प्रदीप कुमार राणा समेत सभी शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित थे। नहीं उसका देश, दुनिया, समाज, संस्कृति, प्रकृति और इतिहास में एक रिश्ता होता है। यह मिथिलेश जी को सुनते समय आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि छायावाद कोई अजूबा, कोई चीज नहीं। छायावाद भारत की धरती पर आधुनिक काल में 20वीं सदी के दूसरे दशक में आया हुआ एक ऐसा वाद है जो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति होती है। और क्या ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा जो समाज है वो जात पात में बटा हुआ समाज है, और एक रेल गाड़ी का उदाहरण देकर कि कैसे नई चीज को देखने के लिए जो धक्का मुक्की होती है और जात पात और छुआछूत के सारे भेद टूट जाते हैं और लोग एक कतार में खड़ा होकर और देखते हैं रेलगाड़ी को, एक नई चीज को, जो एक अजूबी चीज दिखाई देती है। तो ये इनको सुनते हुए मुझे जो महसूस हुआ, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा कि कविता, कहानी, नाटक, निबंध, सिनेमा, चित्रकला, संगीत जो भी हो उसका संबंध अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक आबो हवा से होता है। ये
जो इनका सुनने के बाद हम कहें एक लाइन में हम कोई बात कहें तो ये है, और यह दौर किसी चीज को इसी तरीके से समझने का है। यह इनकी बात हुई और इनकी बात से बिल्कुल ही अलग मेरी बात नहीं होगी, बल्कि इनके भीतर घुसकर कहीं से कोई एक बात पकड़ के उसकी एक व्याख्या होगी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहूंगा तो कुछ नया कह रहा हूँ। जितना इन्होंने कहा है एक बहुत बड़ा फलक है। अब 1857, 1917 प्रथम विश्व युद्ध, 17 बोल्शेविक क्रांति, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इतना बड़ा दायरा था। एक साहित्य के बाद का संबंध इतनी सारी चीजों से है तो कोई सामान्य बात तो होगा नहीं। जहां गांधी जी की उपस्थिति है कैसे है आप सोचिए। अब इन्हीं से मैं बात कहूंगा। वहाँ कविता का क्षेत्र या रचना का क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता था, और वो जो अछूता नहीं रहा वही आप देखिएगा कि 1918 से 1936 के बीच में जो रचनाएं आती हैं, वो जूही की कली को देख लीजिए, रश्मि को देख लीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। इवन के जो सबसे सर्वोच्च शिखर पर माने जाते हैं उनमें इसके आखिरी दौर में जो रचनाएं आती है, कौन कौन? राम की शक्ति पूजा और कामायनी, है ना? कामायनी में कितने तरह के प्रश्नों का सवाल है, राष्ट्रवाद से लेकर के बाकी जो कुछ भी आप ढूंढना चाहिए। श्रद्धा का किस रूप में चित्रण करते हैं प्रसाद जी, है ना? वो एक अलग तरह की, वो 3 विद्युत कणों को लाते हैं, तो एक तरह समान 3 तारों की तरह, और उसको क्या ज्ञान और कर्म और किसका वो प्रतीक बताते हैं, और उन सारे प्रतीकों के माध्यम से वो कर क्या रहे होंगे, कहीं न कहीं से जो स्त्री शक्ति है उस स्त्री शक्ति को निरूपित करने का प्रयास ही होता है प्रसाद का। प्रसाद के शास्त्र के बारे में, प्रसाद का बाकी रचनाओं को भी देखिए तो वहां स्त्री के बारे में उस तरह से, अब प्रकृति को देखिए तो स्त्री और प्रकृति में बड़ा भेद करना बड़ी सोच करके ये विषय रखा गया है। स्त्री और प्रकृति के बीच यदि आप भेद कीजिएगा तो शायद गड़बड़ वाली स्थिति उत्पन्न होगी। हमको लगता है कि दोनों समान तरह की भूमिका अख्तियार करते हैं। सृजन का काम तो ही जगह पर होता है, चाहे वो स्त्री के हाथों से होता है या प्रकृति के द्वारा होता है। उस लिहाज से भी देखिए तो वो समानता आपको दिखेगी, और उस समानता के मद्देनजर यदि आप छायावाद की कविताओं को आप देखना शुरू कीजिएगा तो छायावाद में वो सब कुछ मिलेगा। कुछ रचनाओं में आप ये पा सकते हैं कि बहुत सब कुछ रोना धोना निर्झर बह गया है, सब कुछ ये बातें होते रहती है, लेकिन निर्झर एक शब्द है, लेकिन वो निर्झर क्या है? वो जीवन निर्झर है, और जीवन की तलाश है। जीवन को तलाशने की जब हम कोशिश करते हैं तभी कोई रचना सार्थक हो सकती है। और छायावाद जो है वो जीवन के रस को, जीवन के झरने को बनाए बचाए रखने के लिए मुकम्मल कोशिश है। उस मुकम्मल कोशिश की पहचान उस दौर के बहुत सारे आलोचकों को हुई, बहुत सारे आलोचकों को नहीं। बहुत बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सारे पक्षों पर लिखा, और बांग्ला साहित्य की मर्मज्ञ यहाँ बैठी हुई है, बांग्ला साहित्य से भी उसके संबंध को जोड़ने की कोशिश हुई, और वो सचमुच कोशिश है। खास करके रवि बाबू का अवदान जो है वो स्वीकार करना चाहिए छायावादी कवियों का, स्वीकार करते हैं। खास करके निराला का तो पालन पोषण ही मर्यादा में हुआ, तो जाहिर है कि बांग्ला कविता का वो प्रभाव पड़ता। बहुत सारे उदाहरण जो है वो दिए गए हैं कि उन सब के प्रभावों के तहत आप देखिएगा कि वो उसका एक तरह से लगता है कि भावों की मतलब नकल एक तरह से की गई, और नकल के रूप में नकल नहीं है, वो उस नकल में भी थोड़ी अकल लगाई गई है। और ये आता है तो हिंदी की शक्ल में आता है। बांग्ला की जो बाध्यताएं हैं उन बाध्यताओं से थोड़ी सी मुक्त भी होती है, लेकिन बांग्ला की जो
आधुनिकता की चेतना है, उस आधुनिकता की चेतना को ग्रहण करने में हिंदी के छायावादी कवि सबसे आगे प्रतीत होते हैं। और यही वजह है कि प्रकृति यहाँ भारी पड़ती है। नारी भी उस रूप में नहीं आती है कि जहाँ इसकी मानसिकता का वर्णन हो, बल्कि इसकी दिमागी स्थिति, इसकी भूमिका का रेखांकन होता है कि सहचरी के रूप में, है ना, साथी के रूप में, सखी के रूप में। बल्कि सखी शब्द जो है इसके पहले भी आया था एक जगह, और कहाँ आया है इसके पहले? यशोधरा सखी के मुझसे कहकर जाते, है ना, सखी ने मुझसे कहकर जाते, जाना ही था यदि तुमको भाग करके, तो रात को छोड़ करके बाप माए बेटा को छोड़ करके भाग कर गए, बता रहे हम ही तुमको भेज देंगे। सखी शब्द आया है, लेकिन वो सखा भाव जो है आप सूरदास के काव्य में भी देखिएगा, रीतकालीन में देखिएगा, तो वहां वो सखा का भाव नहीं मिलेगा जो सखा भाव स्त्री को सखी के रूप में जानने